Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the 8th lecture of this beautiful chapter, Electric Charges and Field. चलिए बच्चों, जो पहली चीज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ाई करी है उससे हम लोगों ने क्या सीखा है. वी हैव लर्न्ड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ठीक है, पर अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम लोग क्या देखने वाले हैं, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. क्लियर है ये बात. तो देखिए बच्चों, हम लोग ये बात जानते हैं कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कि जिस सोर्स चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या करता है, इट ऑल्टर्स स्पेस इन द रीजन अराउंड इट इन सच अ वे दैट व्हेन अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कह रहे थे, इज प्लेस्ड इन दैट रीजन ऑफ स्पेस, तो क्या होता है, वो जो टेस्ट चार्ज है इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स. क्लियर है ये बात. तो बच्चों, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इसका पर्पस क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायग्राम्स है जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, दे इनेबल अस टू विजुअलाइज द वे इन विच द स्पेस इज ऑल्टर्ड, अलाउइंग अस टू विजुअलाइज द फील्ड. तो बेसिकली हम लोग फील्ड को क्या करने वाले हैं, विजुअलाइज करने वाले हैं. क्लियर है ये बात. तो देखिए बच्चों, हमें ये ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज है ना, वो क्या कॉज करता है, इट कॉजेज अ टेस्ट चार्ज इन दैट फील्ड टू एक्सपीरियंस अ फोर्स. और साथ ही साथ हमने बाय डेफिनेशन ये कह रखा है कि जिस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करेगी वही डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, तो वही देखिए बच्चों, यहां लिखा है कि बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स point in the same direction as the electric force that a hypothetical positive test charge would experience if placed in the field. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने डायग्रामेटिकली क्या दिखाया है, हमने दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना. अगर यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके करीब में हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थोड़ा स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे उस वेक्टर को हमें छोटा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर जो हम लोग दो डायग्राम देख पा रहे हैं, डायग्राम नंबर ए और डायग्राम नंबर बी, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही फील्ड जो है ये किनकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से. और पहले डायग्राम में हम लोग बेसिकली इस फील्ड को 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, और जो दूसरा डायग्राम है वो अपने को 3D व्यू दे रहा है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस ऊपर वाले डायग्राम में हमने क्या किया है, हमने प्लॉट किया है बहुत सारी फील्ड वेक्टर्स को. ठीक है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अराउंड द सोर्स चार्ज. अब बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये जो एरोज हैं है ना, जिन्हें हमने ड्रॉ किया है, दे शुड करेस्पॉन्ड टू एवरी पॉइंट इन स्पेस टू बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. तो जैसा कि आप जानते हैं, लेंथ ऑफ द एरो जो है ना, वो किसको करेस्पॉन्ड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट. ठीक है, फॉर अ पॉइंट सोर्स चार्ज द लेंथ डिक्रीजेस बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज. ये चीज आप जानते हैं, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R². ठीक है, इन एडिशन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वेक्टर इज रेडियली अवे है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से धक्के वाली फील्ड आती है फ्रॉम द सोर्स चार्ज, because the direction of the field is defined by the directions of the force that a positive test charge would experience in that field. क्लियर है बात. तो अब देखिए बच्चों, हम लोग एक बेटर वे देखने वाले हैं टू कन्वे द सेम इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रादर देन ड्रॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंक्रीजिंगली स्मॉलर वेक्टर एरोज, उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, वी इंस्टेड कनेक्ट ऑल ऑफ देम टुगेदर फॉर्मिंग कंटिन्यूअस लाइंस एंड कर्व्स, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं. तो पहले डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसी होंगी, फिर दूसरे डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक डाइपोल की वजह से फील्ड लाइन कैसी होगी. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को क्या ध्यान रखना होगा कि द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट एवरी पॉइंट, वो अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हमारे को क्या देखना होगा, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वेक्टर एट दैट सेम पॉइंट. ठीक है, मतलब कि किसी भी पॉइंट इन स्पेस पे है ना, आपको क्या करना है, आपको एक टैंजेंट बनाना है टू द फील्ड लाइन. ठीक है, और वही आपको क्या बताएगा, फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट. क्लियर है बात. द एरो हेड प्लेस्ड ऑन अ फील्ड लाइन
इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन। तो देखिए बच्चों, आपको अगर किसी भी लोकेशन पर है ना, मान लीजिए कि मुझे इस लोकेशन पर पता लगानी है कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक टेंजेंट बनाऊंगा और एरो के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर भी एरो लगा दूंगा। ठीक है, तो ये इस लोकेशन पर मुझे बता रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तो बात हो गई किसकी, डायरेक्शन की। अब अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड की, तो उसे इंडिकेट किया जाता है बाय द फील्ड लाइन डेंसिटी। अब ये फील्ड लाइन डेंसिटी क्या है बच्चों, तो ये है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू अ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये बात? तो बच्चों, इस डायग्राम में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि जो फील्ड लाइन डेंसिटी है, इट इज ड्रॉन टू बी proportional to the magnitude of the field at that cross section। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा करीब करीब है वहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड लाइन डेंसर है, ग्रेटर है, और वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड भी क्या होगा, लार्ज होगा। जहां पर फील्ड लाइंस क्या है, फार अपार्ट है, कम डेंस है, तो वहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, तो बच्चों इसी चीज को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही है थ्रू टू इमेजिनरी एरियाज। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ईच एरिया वो क्या है, वो तो सेम है, बट द एरिया देमसेल्व्स आर डिफरेंट। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऑल्दो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो दोनों से सेम पास कर रही है, लेकिन एरिया अलग अलग होने की वजह से फील्ड डेंसिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, है ना। This indicates different magnitudes of the electric field at these points। और ये बात बच्चों काफी ऑब्वियस है कि जिस एरिया पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो इस लोकेशन पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस लोकेशन में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं जिनके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर पाएंगे और इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आइदर ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्जेस और कम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि फील्ड लाइंस जो है वो या तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हो या फिर इन्फिनिटी से आ रही हो, और दूसरी चीज कि वो टर्मिनेट हमेशा करेंगी नेगेटिव चार्जेस पे या फिर वो एक्सटेंड आउट करेंगी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इन बातों को आप इस डायग्राम में फील कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ से फील्ड ओरिजिनेट हो रही थी और ये एक्सटेंड कर रही है टू इन्फिनिटी। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे वाले डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड निकल रही है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज, वो हमेशा हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, सच दैट कि वो प्रोपोर्शनल हो टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, जैसे कि अ चार्ज ऑफ 2q विल हैव ट्वाइस एज मेनी लाइंस एज अ चार्ज ऑफ q। क्लियर है ये बात? फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, एट एवरी पॉइंट इन स्पेस द फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट इज कैसा होना चाहिए, tangent to the field line at that same point, है ना। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। The field line density at any point in space is proportional to the magnitude of the field at that point in space। क्लियर है बात? Field lines can never cross, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, field lines can never cross, है ना। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। Since a field line represents the direction of the field at a given point, तो क्या होगा अगर दो फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी एट सम पॉइंट, लेट अस से कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा, दैट वुड इंप्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज पॉइंटिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर दो दो टेंजेंट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना, एक ऐसी और एक इस तरीके की, तो ये तो गलत हो गया, है ना। दिस इन टर्न वुड सजेस्ट दैट द नेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट वुड पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, और ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है। इस वजह से हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो फील्ड लाइंस है दे मस्ट नेवर क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, हमारे को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो फील्ड लाइंस है दे सर्व ओनली एज अ कन्वीनियंट वे टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर नॉट फिजिकल एंटिटीज। क्लियर है ये बात? Although the direction and relative intensity of the electric field can be deduced from a set of field lines, है ना, ये obviously हमारी मदद तो करते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान देना होगा बच्चों कि ये जो लाइंस है दे कैन बी
मिसलीडिंग। तो बच्चों ये मिसलीडिंग कैसे हो गया? तो उसका एग्जांपल ये है कि फील्ड लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बाय नेसेसिटी बी डिस्क्रीट, है ना। हम लोग तो कुछ फील्ड लाइंस ही बना पाते हैं, है ना, लेकिन जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस रीजन में वो तो हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बात? तो आपको इस चीज को समझना है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग 3 डायग्राम्स देख पा रहे हैं। तो पहले डायग्राम में और दूसरे डायग्राम में हम लोगों को जो 2 चार्जेस दे रखे हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? सेम दे रखा है ना। इस वजह से क्या है, द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर शोन स्टार्टिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ऑन ईच चार्ज, है ना। बिल्कुल यहां पर आपको एक सिमेट्री नजर आ रही होगी, है ना। लेकिन बच्चों ये जो तीसरा डायग्राम है ना, डायग्राम नंबर सी, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली 3q अगर है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो -q है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव चार्ज का वो 3 गुना ज्यादा है। तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि वी ड्रॉ 3 टाइम्स एज मेनी फील्ड लाइंस लीविंग द +3q चार्ज एज एंटरिंग द -q। क्लियर है बात? ताकि हम लोग ये अच्छे से शो कर सकें कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 3 गुना ज्यादा है। द फील्ड लाइंस दैट डू नॉट टर्मिनेट एट -q, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? ऑब्वियसली दे इमिनेट आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस टॉपिक के ऊपर एक सवाल देखते हैं। सवाल है, फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट दैट। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमें EA, EB और EC में कंपैरिजन करना है। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी के हिसाब से कि A और C, है ना, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड का स्ट्रेंथ क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है बात? और साथ ही साथ B के कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, है ना। और ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि B पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड की डेंसिटी क्या है, थोड़ी कम है एज कंपेयर टू A एंड C। तो इसलिए हमारा जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2 इफ द लाइंस आर ड्रॉन इन प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, व्हाट इज द रेशियो Q1 अपॉन Q2। तो देखिए बच्चों, बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि Q2 से फील्ड लाइन निकल रही है, तो Q2 इसका मतलब क्या हो गया? Q2 हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और Q1 पे फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब Q1 हो गया नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है बात? अब जैसा कि यहां लिखा है कि लाइंस आर ड्रॉन इन प्रोपोर्शन टू द चार्ज, तो अपने को Q1 अपॉन Q2 बताना है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग बच्चों यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि Q2 से कितनी फील्ड लाइन यहां पर इन्होंने दिखाई है निकलते हुए, तो हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो Q2 से एसोसिएटेड है कितनी? 18। और Q1 से कितनी एसोसिएटेड है? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से बच्चों हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2, है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो सबसे पहले यहां पर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट नेचर के। और साथ ही साथ हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 अपॉन 18, मतलब कि Q1 अपॉन Q2 कितना आ गया? तो Q1 अपॉन Q2 आ गया, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये -1 अपॉन 3 के बराबर आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q1 एट एन एंगल अल्फा टू द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग इट टू अ negative point charge minus Q2. At what angle beta will the field line enter the charge minus Q2? तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने को शो कर रखी है जो कि अल्फा एंगल से यहां पर निकल रही है। क्लियर है ये बात? तो अपने को बताना है कि ये जो बीटा है ना, ये क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारे को डायग्राम दे रखा है वो तो 2 डायमेंशन में दे रखा है ना, और यहाँ पर एक फील्ड लाइन हमारे को दिखाई गई है जो अल्फा एंगल बना करके ये निकल रही है, ठीक है। पर अगर हम लोग इसका 3D डायग्राम सोचे तो हमारे को और भी फील्ड लाइन दिखानी होंगी जो इस तरीके से अल्फा एंगल बनाते हुए निकल रही है और बीटा एंगल बनाते हुए इसमें जा रही है, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक और फील्ड लाइन इस तरीके से शो कर दी जो यहाँ पर अल्फा एंगल बनाते हुए निकल रही है और बीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रही है। तो कुल मिला के अपने को एक 3D है ना फील आ रही है कि किस तरीके से फील्ड लाइन निकल रही है और एंटर कर रही है। अब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि Q1 से एसोसिएटेड मैंने एक छोटा सा कोन बना रखा है और Q2 से एसोसिएटेड भी एक छोटा सा कोन बना रखा है। और इस कोन की खासियत ये है बच्चों कि जो भी फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है ना, जो भी फील्ड लाइन यहाँ से इस तरीके से निकल रही होगी वो ऑब्वियसली क्या हो रही होगी, इस Q2 पे टर्मिनेट कर रही होगी, है ना। और ऐसा मैं बच्चों क्यों कह पा रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई फील्ड लाइन निकले यहाँ से और क्रॉस करके यहां से बाहर चली जाए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी दो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये दो डायग्राम्स आपने पहले भी देख रखे हैं, तो इनकी मदद से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम में हमने क्या देखा था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे हर डायरेक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड लाइन निकलती है, ठीक है। और दूसरे डायग्राम को अगर आप देखें तो यहां पर मैंने क्या बताया था कि अगर ये Q है और ये माइनस Q है तो जितनी फील्ड लाइन निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से वो सारी की सारी इस नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे को एक और चीज की जरूरत पड़ेगी एंड दैट थिंग इज सॉलिड एंगल। तो देखिए बच्चों, अब तक आप लोगों को प्लेन एंगल का तो आइडिया है ना, प्लेन एंगल का आइडिया है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि अगर ये सर्कल है ना, और यहाँ पर ये जो आर्क है ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो इस आर्क की लेंथ है ना, इस आर्क की लेंथ को अगर हम लोग किससे डिवाइड कर दें, रेडियस से डिवाइड कर दें, तो ये अपने को प्लेन एंगल थीटा देती है। उसी तरीके से अगर हम लोग सोचें कि ये सर्कल के बजाय क्या होता, एक स्फेयर होता, इनफैक्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देख भी पा रहे हैं इस डायग्राम को, तो उस केस में ये जो एंगल यहाँ पर आएगा ये प्लेन एंगल नहीं है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो ये जो बाहर का एरिया है कैपिटल ए, इसको हमें आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फेयर जो है ना, पूरा का पूरा जो सॉलिड स्फेयर है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता होगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसके इसमें एरिया लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे, तो ये देखिए 4 पाई आ जा रहा है ना। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि सर्कल जो है ना, सर्कल जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि सर्कल अगर पूरा ले लें तो आर्क लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो अपॉन आर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई। तो ये जो 2 पाई आया ये किस में आया, रेडियन में आया, ये हुआ प्लेन एंगल। लेकिन ये जो 4 पाई आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये स्टेरेडियन में आ रहा है, और ये होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। इसी के साथ बच्चों एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं सॉलिड एंगल से जुड़ा हुआ, और वो ये है कि अगर इस तरीके से हमारे को एक ट्राइंगल दिया हो सच दैट की एंगल थीटा हो, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसको रोटेट कर देंगे अगर, है ना, अगर इसको रोटेट कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एक कोन मिल जाएगा, ठीक है। और उस कोन का जो सॉलिड एंगल होगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सॉलिड एंगल बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों, डायग्राम में मैं दिखा देता हूं कि मैं इस वाले सॉलिड एंगल की बात कर रहा था, क्लियर है बात। तो इस ट्राइंगल की मदद से जो कोन फॉर्म हो रहा है उसका ये सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल से, है ना, किसी चार्ज पार्टिकल से जो फील्ड लाइन निकलती है वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग Q1 के इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में बात करें या फिर Q2 के इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत करीब इन चार्जेस के बाकी चार्जेस का असर जो है वो नेग्लिजिबल रहता है, क्लियर है बात। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर Q1 के बहुत करीब अगर हम लोग देखें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड लाइंस जो है वो होमोजीनियसली, है ना, इस तरीके से जो है हर डायरेक्शन में निकल रही है ना। उसी तरीके से Q2 की इमीडिएट, है ना, प्रॉक्सिमिटी में अगर आ जाए तो ऐसा लगेगा कि हर डायरेक्शन से जो है फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर कर रही है, क्लियर है बात। इसके अलावा बच्चों ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि Q1 की इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ये उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेंगी, और उसी तरीके से Q2 की इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, वो प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे Q1 की अगर मैं पहले बात करूं तो इससे निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, उसका कुछ पोर्शन जो है वो एक्चुअली इस कोन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2D में अगर देखें तो वर्टेक्स पे 2 अल्फा एंगल आ रहा है। क्लियर ये बात? तो वही मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ लाइंस इंटू 2 अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? तो बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि सॉलिड एंगल के थ्रू इसे कंपेयर कर सकते हैं ना। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और डिनोमिनेटर में हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल सॉलिड एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है 4 पाई। क्लियर है ये बात? इसी तरीके से बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस इंटू 2 बीटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन टोटल सॉलिड एंगल हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, लेकिन बच्चों जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था, नंबर ऑफ लाइंस इंटू 2 अल्फा वो बेसिकली किसके बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ लाइंस इंटू 2 बीटा के। क्लियर है बात? तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस की अगर बात करें तो यहां पर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस किसके लिए? फॉर Q1 की अगर बात करें, दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय सेम यही चीज टोटल नंबर ऑफ लाइंस किसके के लिए बात कर रहे हैं हम लोग? ये Q2 के लिए। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग और क्या कह सकते हैं कि चूंकि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो कि Q1 से निकल रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो वो प्रोपोर्शनल होगी Q1 के। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो इस नेगेटिव Q2 से निकल रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो वो प्रोपोर्शनल होगी Q2 के, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? Q1 इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 4 पाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू Q2 इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 4 पाई के। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 2 पाई से 2 पाई पहले कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा? Q1 इंटू, अच्छा 1 माइनस कॉस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? तो इसे लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साथ ही साथ Q2 इंटू क्या आ जाएगा? इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो यहां से देखिए हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई Q1 अपॉन Q2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहां से अपने पास देखिए क्या आ जाएगा? साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। क्लियर है बात? तो यहां से हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। क्लियर है ये बात? अब बच्चों मैं आपको याद दिलवाता हूं एक एग्जाम्पल का जिसमें हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली सारी की सारी फील्ड लाइन इस नेगेटिव के अंदर नहीं जा पा रही थी, है ना। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि हर अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो है वो फील्ड लाइन जो निकल रही है वो नेगेटिव चार्ज में एंटर करी जाए। जैसे कि अगर आप ये वाले एंगल को अगर आप अल्फा बोल देते तो इसके करस्पॉन्डिंग बीटा तो मिल ही नहीं पाता। क्लियर है बात? तो इसकी वजह क्या है? तो देखिए बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि साइन बीटा बाई 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। तो अगर हम लोग समझ पा रहे हैं कि अंडर द रूट ऑफ Q1 बाई Q2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 अगर ये क्या आ जाए ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उस केस में बीटा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो फील्ड लाइन निकली है वो दूसरे चार्ज में टर्मिनेट नहीं कर पाएगी। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए बच्चों ये जो वर्ड फ्लक्स है ये फिजिक्स में कई बार आने वाला है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स डिस्क्राइब्स हाउ मच ऑफ समथिंग गोज थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक है, जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। आगे आने वाले चैप्टर में जब हम लोग मैग्नेटिक
है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फ्लक्स का मतलब क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स डिस्क्राइब्स हाउ मच ऑफ समथिंग गोज थ्रू अ गिवन एरिया, ना एक गिवन एरिया से कोई चीज जो है वो कितने जा रही है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर और थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी वो, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर फील्ड विथ एन एरिया। क्लियर है। तो यहां पर इस चैप्टर में जो वेक्टर फील्ड है वो बेसिकली क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और वो ये है कि ये जो फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना कि फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हम लोग अभी बात करने वाले वो क्या है, मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो हम लोग ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही है थ्रू अ गिवन एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स होगा ना। तो वही यहां लिखा है, द लार्जर द एरिया ऑब्वियसली क्या होगी, द मोर फील्ड लाइंस गो थ्रू इट एंड हेंस द ग्रेटर द फ्लक्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, है ना। सिमिलरली द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने दो चीज देखी अब तक कि एरिया ज्यादा तो ऑब्वियसली फ्लक्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा। अब एक तीसरी चीज जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर आप एरिया को रोटेट करेंगे सो दैट द प्लेन इज अलाइंड विद द फील्ड लाइंस, है ना, तो उस केस में आप देख पा रहे हैं कि कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि पास नहीं कर पाएगी इस एरिया के थ्रू, है ना। जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, जो नीचे डायग्राम बना है इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी फील्ड लाइंस इससे क्रॉस कर रही है उसका आइडिया अपने को यहाँ पर लग पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सरफेस को कैसा कर दें, अगर आप इस सरफेस को घुमा करके बिल्कुल ऐसा कर दें, ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस एरिया को चीरते हुए कोई भी फील्ड लाइन नहीं जा पा रही है। तो वही यहां लिखा है कि उस केस में क्या हो जाएगा, नो फ्लक्स, ठीक है। और वही अगर आप इस प्लेन को अगर आप इस तरीके से रोटेट कर दें सच दैट कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो सरफेस है वो बेसिकली क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो और भी ज्यादा, है ना, और भी ज्यादा फील्ड लाइंस जो है इससे क्रॉस कर पा रही होंगी। तो कीपिंग द एरिया सेम, हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि सिर्फ एंगल, है ना, एंगल को भी चेंज कर दें तो भी उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है फ्लक्स में, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली चीज ये हो गई, दूसरी चीज एरिया हो गया और तीसरी चीज क्या हो गई, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं। टू क्वांटिफाई दिस आइडिया तो हम लोग यहां पर फिगर ए में क्या देख पा रहे हैं, एक प्लेनर सरफेस S1 जिसका एरिया कितना है, A1 है ना, और ये कैसे रखा हुआ है, इट इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दे रखी है, E वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है E है और डायरेक्शन कैसी है, y कैप है ना, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर n फील्ड लाइंस पास कर रही है थ्रू S1 तो हम लोग ऑलरेडी ये चीज जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि n अपॉन A1 मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, वो ऑब्वियसली किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। क्लियर है बात। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो n है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू E इंटू A1, है ना। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि n विल बी प्रोपोर्शनल टू E इंटू A1। तो बच्चों ये जो E इंटू A1 है इसे ही क्या कॉल करा गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लक्स है वो हमें किसका आइडिया दे रहा है, वो हमें n का आइडिया दे रहा है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इससे पास कर रही है ये उसका मेजर है, ठीक है। वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन ओपन सरफेस लाइक S1 बाय द सिंबल फाई। क्लियर है बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये बस अपने को किसका आइडिया दे रही है कि कितनी फील्ड लाइंस इससे क्रॉस कर रही है ना, उसका एक अपने को एक एस्टिमेट मिल रहा है, ठीक है। एंड हैज एन एसआई यूनिट ऑफ, ऑब्वियस सी बात है कि इसके एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में
फ्लक्स कितना आया था, तो वो आया था E इंटू A1। तो फील्ड के लिए हम लोग जानते हैं कि उसकी SI यूनिट क्या होती है, तो वो होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो वही देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और उसकी SI यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर ये बात। नोटिस दैट n proportional to EA1 may also be written as n proportional to 5, क्योंकि हमने 5 किसे कॉल करा, E इंटू A1 को, जो ऑब्वियसली अपने को क्या दे रहा है, मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। ठीक है, अब देखिए बच्चों फ्लक्स को थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझेंगे यहाँ पर। अब देखिए मजेदार चीज यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक प्लेनर सरफेस हम लोग फिर से देख रहे हैं, लेकिन इस बार ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड नहीं है ना, जैसा कि आप S2 सरफेस को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ वुड वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए बच्चों ये S2 जो है उसका एरिया कितना है, A2 है। ठीक है, और ये इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू दी XZ प्लेन। और पहले हम लोग देख पा रहे थे कि जो S1 सरफेस था वो XZ प्लेन में था, लेकिन इस बार ये XZ प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है बच्चों, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक और बड़ी मजेदार चीज है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि ये अगर हाइपोटेनस है ना, लेटर से कि ये A है, ये B है और ये C है, तो ये हाइपोटेनस जो है AB, और अगर मान लीजिए ये थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो AC है वो क्या है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो AC है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AB है ना, और ये अगर वर्टिकल डायरेक्शन है तो हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ AB अलोंग वर्टिकल। क्लियर ये बात। तो देखिए बच्चों ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये जो S2 सरफेस ले रहे हैं, तो वो इस तरीके से लिख रहे हैं सच दैट कि इसका प्रोजेक्शन इन द XZ प्लेन वो क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा, जिसका एरिया A1 है। ठीक है, तो ये S2 सरफेस का है ना प्रोजेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, S1। ठीक है, किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, जिसे हम लोग XZ प्लेन यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से बच्चों बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि A2 का cos थीटा कंपोनेंट बेसिकली क्या हो गया, A1 हो गया। क्लियर है ना। अब एक मजेदार चीज और हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि जितनी फील्ड लाइंस, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि जितनी फील्ड लाइंस जो है वो S1 को क्रॉस कर रही है, उतनी ही फील्ड लाइंस जो है वो S2 को भी क्रॉस कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बिकॉज द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसेस बोथ S1 एंड S2, इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि द फ्लक्सेस थ्रू बोथ सरफेसेस मस्ट बी द सेम। क्लियर है बात। तो हम लोग यहां पर कह देंगे कि S2 से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, वो सेम एज फ्लक्स थ्रू S1 हो जाएगा, और वो कितना था, EA1 था, याद होगा आपको। तो फाई बराबर क्या आ गया, फाई बराबर EA1 आ गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि A1 की वैल्यू को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, A2 cos थीटा। तो ये कितना हो गया, E इंटू A2 इंटू cos थीटा हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स थ्रू 2 आ गया, जो कि फ्लक्स थ्रू 1 के भी बराबर है। और ये कितने के बराबर आ गया, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये आ गया E इंटू A2 इंटू cos थीटा के। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा अगर एनालाइज करें तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो S2 सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं इस तरीके से N2 कैप चुन लूं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और N2 कैप के बीच में भी एरिया एंगल कितना हो जाएगा, तो वो थीटा हो जाएगा, है ना। सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए बच्चों सिंपल अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊं, है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है वो थीटा था। तो अब अपने को इस तरीके से N2 कैप बनाना है ना, ये N2 कैप है। ठीक है, जो कि कैसा है, इस S2 सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ये एंगल है ना, कौन से एंगल से अपने को मतलब है, अपने को मतलब है ये वाला एंगल से, है ना। तो बड़े आराम से आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर ये वाला एंगल है कितना, ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि N2 कैप और E वेक्टर, N2 कैप और E वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो वो एंगल जो है वो थीटा है। तो इस चीज को है ना फाई 2 बराबर जो EA2 cos थीटा है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट
n2 कैप इंटू a2। क्लियर है बात, क्योंकि ई वेक्टर और n2 कैप के बीच में थीटा एंगल है, तो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e इंटू, है ना, e इंटू क्या आ जाएगा, a2 इंटू कॉस थीटा, क्योंकि n2 कैप क्या है, बेसिकली n2 कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू s2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पिछले एग्जाम्पल में हमारे को एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ी थी जो कि एरिया के क्या था, परपेंडिकुलर था। तो चूंकि इसकी नीड है तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एरिया वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एरिया वेक्टर। तो देखिए बच्चों, एरिया वेक्टर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, द एरिया वेक्टर ऑफ अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया कैपिटल ए हैज द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कैपिटल ए के बराबर है, और डायरेक्शन की अगर बात करें तो देखिए, सिंस द नॉर्मल टू अ फ्लैट सरफेस कैन पॉइंट इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस, है ना, दो पॉसिबिलिटीज होती है, तो इसलिए द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर ऑफ एन ओपन सरफेस नीड्स टू बी चोजन। ठीक है, तो यहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मानना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज्ड सरफेस की। क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी सरफेस जो इनक्लोज कर रही है कुछ वॉल्यूम। ठीक है, तो उस केस में देखिए क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, वो कैसा होना चाहिए, इट शुड पॉइंट फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ऑन अ क्लोज्ड सरफेस, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, हमेशा हम लोग एन कैप किस तरीके से चुनेंगे, तो n cap is chosen to be the outward normal at every point to be consistent with the sign convention for electric charge। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो बड़े आराम से हम इसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग द रूल्स ऑफ स्केलर एडिशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों की कोई सरफेस है डेल्टा एस, जिसके दो पार्ट्स है, डेल्टा S1 और डेल्टा S2। तो टोटल फ्लक्स अगर हम लोग डेल्टा एस से एसोसिएटेड निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू डेल्टा S1 प्लस द फ्लक्स थ्रू डेल्टा S2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां से अपने को एक और चीज का आइडिया लग रहा है, दैट इज टू डिफाइन द फ्लक्स थ्रू सर्फेसेस विच आर नॉट प्लेन। साथ ही साथ ऐसे सर्फेसेस से भी फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं जिन सर्फेस से एसोसिएटेड फील्ड जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना होगा, we divide the given surface into smaller parts so that each part is approximately plane and the variation of electric field over each part can be neglected, है ना। तो हम लोग एक छोटा सा एरिया ले सकते हैं, और बहुत छोटा लेने से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई खास वेरिएशन नहीं आ रहा होगा ओवर दैट एरिया। ठीक है, तो उस छोटे से एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। और ऐसा हम लोग सारे एलिमेंट के साथ करेंगे एंड देन ऐड द फ्लक्स थ्रू ऑल द पार्ट्स। तो ये काम हम लोग बड़े आराम से इंटीग्रेशन की मदद से कर सकते हैं ना। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वेयर इंटीग्रेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड ओवर द एंटायर सरफेस थ्रू विच द फ्लक्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग अगर बात करें सरफेस अंडर कंसिडरेशन की, तो वो किसी भी वेराइटी का हो सकता है वो क्लोज हो, है ना, जैसे कि स्फेरिकल सरफेस हो गई, या फिर हो सकता है वो ओपन हो, फॉर एग्जांपल हेमिस्फेरिकल सरफेस हो गया, सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, ये सारे के सारे ओपन होते हैं ना। अ सिलेंड्रिकल सरफेस प्लस टू प्लेन सरफेसेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एनक्लोजेस अ वॉल्यूम एंड दीज थ्री टेकन टुगेदर फॉर्म अ क्लोज सरफेस, है ना। तो सिलेंडर में अगर दो लिड लगी हुई हो तो हम लोग कहेंगे कि वो क्लोज्ड है, वरना क्या कहेंगे कि सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो ओपन सरफेस है। When flux through a closed surface is required, we use a small circular sign on the integration symbol, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये अपने को बताता है कि ये जो इंटीग्रेशन परफॉर्म हुआ है ये क्लोज सरफेस के ऊपर हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक मजेदार एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्लोज सरफेस है, और उसमें हम लोगों ने तीन स्पेशल छोटे छोटे पैचेस को लिया है। ठीक है, तो पहले पैच में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फील्ड है वो एंटर कर रही है ना, इस पैच के थ्रू फील्ड जो है वो क्या कर रही है, इस क्लोज्ड सरफेस में एंटर कर रही है। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर फील्ड जो है वो पियर्स कर रही है इनवर्ड, तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव फ्लक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये जो दूसरा पैच आप देख पा रहे हैं,
तो इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फील्ड है वो क्या कर रही है, वो स्किम कर रही है ना। तो स्किमिंग फील्ड की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं जीरो फ्लक्स आ रहा है। और जो तीसरा पैच आप देख पा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि इस पैच के थ्रू जो फील्ड लाइन है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये आउटवर्ड पियर्सिंग फील्ड है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर थीटा आप देख पा रहे हैं कैसा है, एक्यूट है। क्लियर है ये बात। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है इनवर्ड पियर्सिंग फील्ड इज नेगेटिव फ्लक्स एंड आउटवर्ड पियर्सिंग फील्ड इज पॉजिटिव फ्लक्स। और अगर स्किमिंग फील्ड हो तो उसकी वजह से क्या आएगा, जीरो फ्लक्स आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक चार्ज Q है और यहाँ पर उससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग सरफेसेस ले रहे हैं। एक है S1 जिसका रेडियस कितना है, R1 है, ये स्फेरिकल सरफेस है। और एक सरफेस ले रहे हैं S2 जो कि कैसी है, वो भी स्फेरिकल है और इसका रेडियस है R2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्फेयर से, है ना, दोनों ही स्फेयर से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा वो सेम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि भले इन दोनों स्फेयर्स का रेडियस अलग अलग है, लेकिन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसे क्रॉस कर रही है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि जितनी फील्ड्स S1 को क्रॉस कर रही है वो S2 को भी क्रॉस कर रही है। तो वही यहाँ लिखा है, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 एनक्लोजिंग अ चार्ज Q आर इक्वल independent of the size of the surface। और ऐसा क्यों, since all electric field lines that pierce one surface from the inside to outside direction also pierce the other surface in the same direction, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 3 एग्जांपल्स। चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम ए की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q है ना, जो कि इस क्लोज्ड सरफेस के क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू अ चार्ज आउटसाइड दैट सरफेस इज जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन इसे एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट कर रही है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जितना नेगेटिव फ्लक्स है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स है। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एक बाहरी चार्ज की वजह से क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा एग्जांपल देखते हैं ना। दूसरे एग्जांपल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर हमने एक उसको, है ना, इन दोनों चार्जेस को इंक्लोज करता हुआ एक सरफेस बनाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस आर इनक्लोज बट बिकॉज द नेट चार्ज इंक्लूडेड इज जीरो, तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस वो भी क्या होगा, जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव से जितनी फील्ड लाइंस आप देख पा रहे हैं कि बाहर निकल रही है, सिमिलरली हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेगेटिव से उतनी ही फील्ड लाइन क्या कर रही है, उसकी वजह से एंटर कर रही है। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब बच्चों तीसरे डायग्राम में अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अगेन एक पॉजिटिव चार्ज है और बाहर दो अलग अलग तरीके के सरफेसेस है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो S1 को, है ना, पियर्स कर रही है, वो S2 को भी पियर्स कर रही है। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ द सर्फेसेस दैट एनक्लोज अ चार्ज डज नॉट मैटर। और ऐसा क्यों, बिकॉज ऑल सर्फेसेस एनक्लोजिंग द सेम चार्ज हैव द सेम फ्लक्स, है ना, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन दोनों को ही क्रॉस कर रही है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो फ्लक्स के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड with its positive normal making an angle of 60 degree with a uniform electric field of 20 volt per meter. Find the flux of the electric field through the surface bounded by the frame. तो देखिए बच्चों ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। हमारे को सिंपली कहा गया है कि जो पॉजिटिव नॉर्मल है ना, उसके साथ जो फील्ड है वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, और फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली E वेक्टर डॉट A वेक्टर, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इसे, E इंटू A इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में रखते हैं। चलिए, तो फील्ड को हम लोग लिख देंगे 20 वोल्ट पर मीटर, ये ऐसा यूनिट में है। एरिया जो है ना, तो एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10/100 का स्क्वायर। क्लियर है बात, इसे भी हमने ऐसा यूनिट में रखा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाइनली कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, तो फ्लक्स देखिए हमारे पास आ जाएगा 20/100,
क्लियर है बात, और cos 60 की वैल्यू हाफ है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 0.1, और सब कुछ ऐसा यूनिट में रखें तो फ्लक्स जो है वो कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स जो है वो आ जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और तरीके से हम लोग फ्लक्स को लिख सकते थे, फ्लक्स को लिखा जा सकता है 0.1, और फील्ड अपने को दे रखी थी वोल्ट पर मीटर के टर्म्स में, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, और फिर एरिया की वजह से आ गया मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 0.1 वोल्ट मीटर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, चार्ज Q है जो सेंटर पे रखा है, किसके, एक स्फीयर के, ठीक है। तो अपने को सरफेस ऑफ द स्फीयर से है ना एसोसिएटेड फ्लक्स देखना है, क्लियर है बात। तो यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग किसी भी छोटे से अगर एरिया को ले ऑन द स्फीयर, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो कैसा होगा, वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और जो फील्ड है वो भी हम लोग समझ पा रहे हैं रेडियली आउटवर्ड है। तो इस छोटे से डीए से एसोसिएटेड फ्लक्स दैट इज डी फाई, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा E इंटू कितना, DA इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब हमें पता है कि E की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे DA, क्लियर है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास जो फ्लक्स है वो बेसिकली कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, है ना। और यहां पर चूंकि हम लोग क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर एक सर्कल लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ DA, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, फाई बराबर क्या आ जाएगा, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर, और समेशन ऑफ ऐसे सारे छोटे छोटे एरियाज का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े आराम से आप देख पा रहे हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर तो कट गया, तो ये क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स इन स्पेस, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ सिलिंड्रिकल सरफेस विथ द एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। तो देखिए बच्चों, यहां पर अपने को क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, और बोला है कि वी नीड टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, किसके थ्रू, थ्रू अ सिलिंड्रिकल सरफेस जिसकी एक्सिस क्या हो, पैरेलल टू द फील्ड हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया एक ऐसा सिलेंडर जिसकी एक्सिस आप देख पा रहे हैं कि क्या है, पैरेलल टू द फील्ड है, क्लियर है बात। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सिलेंडर में कोई लिड की बात नहीं करी गई है, मतलब ये कैसा सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, क्लियर है बात। और यहाँ पर अगर हम लोग एक छोटा सा एरिया लें, है ना, इस तरीके से, तो देख पा रहे हैं कि नॉर्मल अगर मैं इस तरीके से ले रहा हूं, तो फील्ड जो है वो क्या होगी, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पैच से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है डी फाई, वो क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर ऐसे इनफाइनाइट पैचेस हैं, और इन सब के थ्रू जो टोटल फ्लक्स आएगा मिला करके वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि फील्ड हर जगह, है ना, हर एरिया वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E. The dimensions of the objects are given in the figures. In each case, find the inward and outward flux through the object. तो देखिए बच्चों, इन डायग्राम्स को देख करके हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो तीनों ही ऑब्जेक्ट्स अपने को दिए हुए हैं, ये कैसे हैं, ये क्लोज्ड हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो हेमिस्फेयर है विथ अ लिड, सिलेंडर है अगला वाला विथ 2 लिड्स, और एक है कोन विथ अ लिड, है ना। तो अपने को तीनों से क्या निकालना है, इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। एक चीज अपने को क्लियर है कि चूंकि फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है, तो जितनी फील्ड एंटर कर रही है उतनी ही हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या कर रही है, एग्जिट भी कर रही है, इसीलिए फाइनेट इन तीनों ही केसेस में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, पहले डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि आउटवर्ड फ्लक्स निकालना यहाँ पर बहुत आसान है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एरिया वेक्टर हम लोग बाहर की तरफ लेंगे, है ना, और वो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और फील्ड भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इसी डायरेक्शन में है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है ना, पहले केस में जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा बच्चों E इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 इतना ही हो गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फाई इनवर्ड है ना, तो इनवर्ड फ्लक्स कितना रहा होगा, तो वो रहा होगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, इस सवाल को एक्सप्लेन करते करते मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से अभी हमने हेमिस्फेयर वाले सवाल को सॉल्व करा, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर अपने को क्या निकालना है, इस कर्व्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैं किसी थीटा एंगल पर गया, ठीक है, और यहां पर जा करके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट डीए है ना, डीए एरिया एलिमेंट मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, इस डीए एरिया से एसोसिएटेड जो हम लोग एरिया वेक्टर कहेंगे वो कुछ इस तरीके का कहेंगे, है ना, डी ए वेक्टर। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव नॉर्मल कहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो फील्ड है और जो डीए वेक्टर है, इसके बीच में कितना एंगल हो गया, तो इसके बीच में भी एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस छोटे से डीए एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर हम लोग कहें तो क्या कहेंगे, डी फाई बराबर कह देंगे ई डी ए कॉस थीटा, है ना। मैंने बेसिकली ई डॉट डी ए करा है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, जो कि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई, ये तो कांस्टेंट है, और आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसे अच्छे से समझने के लिए यहां पर मैं फिर से क्या कर रहा हूं, इस तरीके से ये सेंटर दिखा रहा हूं हेमिस्फेयर का, और ये अपना पैच दिखा रहा हूं, है ना, जिसका एरिया कितना है, डीए है। तो हम लोग बड़े आराम से समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हम लोग यहाँ पर ये भी समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है? तो मतलब ये जो हम लोग पैच देख पा रहे थे, है ना, इसका वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो वर्टिकल के साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां से अपने को ये समझ में आ रहा है कि जो डीए एरिया है उसका वर्टिकल प्लेन के अलोंग अगर प्रोजेक्शन ले तो वो क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है डीए का कॉस थीटा। तो अगर इस हेमिस्फेयर वाले डायग्राम में देखें तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्टिकल प्लेन अगर ढूंढे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो प्लेन है ये बेसिकली क्या है, वर्टिकल प्लेन है। क्लियर है बात? तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो डीए एरिया था इसका प्रोजेक्शन अगर इस प्लेन में देखें, ठीक है, तो ये जो एरिया आ रहा है हमारे पास ये बेसिकली क्या हो गया, डीए का कॉस थीटा। क्लियर है? तो अब अगर ऐसे सारे के सारे प्रोजेक्शंस को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अपने को टोटल ये वाला एरिया मिल जाएगा जो कि कितना है, जो कि है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कर्व सरफेस कैसे निकाल पा रहे हैं, तो वो आ जाएगा फाई बराबर ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक और तरीका बता दिया जिस तरीके से आप ऐसे सवालों में फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर क्या देखा कि फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया होता है ना, वो मैटर करता है, ठीक है। और ऐसा देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे थे कि फील्ड थी राइट की तरफ, और ये जो हमने वर्टिकल प्लेन लिया है वो ऑब्वियसली इस फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो सरफेस है ये इस फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अपने को एरिया का वो प्रोजेक्टेड एरिया चाहिए होता है जो कि फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर प्लेन में हो। क्लियर है बात? अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग सेकंड वाले डायग्राम को स्टडी करना चाहें तो हमारे को इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया कितना है वो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग कि फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया कितना है, तो वो एरिया हो जाएगा 2r इंटू एच के बराबर। क्लियर है बात? और इनवर्ड फ्लक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्लक्स आउटवर्ड, ठीक है, फ्लक्स आउटवर्ड कितना हो जाएगा, तो इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, फील्ड के साथ, और फ्लक्स इनवर्ड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका नेगेटिव, मतलब -2r/HE के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम लोग तीसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है ना,
आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ई, है ना, ये हो गया फ्लक्स आउटवर्ड। तो नेट फ्लक्स चूंकि जीरो है तो बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड फ्लक्स। क्लियर है बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रिंग शोन इन द फिगर इज, और हमारे पास चार ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली जो पॉइंट चार्ज है वो इस रिंग के एक्सिस पे है। क्लियर है बात। तो अपने को इस रिंग से, है ना, एसोसिएटेड क्या देखना है, फ्लक्स देखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बहुत मजेदार तरीका यूज करने वाले हैं। मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से एक अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, इसको रेडियस मानते हुए मैंने यहाँ पर एक पार्ट ऑफ अ स्फेयर बनाया है। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि इस क्यू से निकलने वाली जो भी फील्ड लाइन है ना, वो इस तरीके से जो रिंग को क्रॉस कर रही है वो इस पार्ट ऑफ द स्फेयर को भी क्रॉस करेगी। क्लियर है बात। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि रिंग से एसोसिएटेड फ्लक्स इज सेम एज इस पार्ट ऑफ द स्फेयर से एसोसिएटेड फ्लक्स। क्लियर है बात। अब देखिए बच्चों, इस पार्ट ऑफ द स्फेयर को अगर देखें तो जैसे ये छोटा सा डीए एरिया मैंने लिया, तो इससे एसोसिएटेड, है ना, हम लोग यहाँ पर जो फ्लक्स है डी फाई वो कितना बोल देंगे, तो वो हम लोग बोल देंगे ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एरिया वेक्टर जो है इस तरीके से, है ना, कैसा लिया है, बाहर की तरफ लिया है। ठीक है, और फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो हो जाएगी के क्यू अपॉन, अब इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे डी ए, है ना, ये जो छोटा सा पैच मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, और कॉस 0 तो 1 होता है, तो डी फाई जो है वो इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर अगर टोटल फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो चाहे कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसके लिए के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ के बदले 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और करना होगा अपने को इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें ये पता है कि ये पूरा का पूरा जो सॉलिड एंगल है ना, ये जो पूरा का पूरा सॉलिड एंगल है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पार्ट ऑफ द स्फेयर के एरिया को कितना कह रहा हूं, ए कह रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो यहां से जो अपने को एरिया चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्या है, ये बेसिकली ए है। तो अपने पास एरिया कितना आ गया, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर एरिया के बदले लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो सॉलिड एंगल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें ये मालूम है कि सॉलिड एंगल जो है वो कैसे निकालते हैं। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या रिलेशन होता है, तो सॉलिड एंगल होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, थीटा हम लोग यहाँ पर इस एंगल को कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया था, तो ये कितना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एल अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एल अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया बच्चों, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप याद कर सकते हैं इसे किस फॉर्म में, 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा फ्लक्स जो है वो क्या आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको एक और मेथड यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट चार्ज क्यू था, है ना, और उससे एल दूरी पर हम लोग देख पा रहे थे कि सेंटर ऑफ द रिंग थी। ठीक है, तो इस रिंग में मैं क्या करने वाला हूँ, किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर और जाकर के एक पतली सी रिंग सेलेक्ट करने वाला है ना।
तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर एक पतली सी रिंग हम लोग यहाँ पर ले लें तो उसको चीरती हुई जो फील्ड लाइन जाएगी, है ना, तो हर जगह पर ऑन द रिंग हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन, अब आप देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो इस रिंग की खासियत ये है कि इस रिंग के हर एक पॉइंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड वाइज। तो इस छोटे से डी आर थिकनेस के, है ना, रिंग से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग डी फाई बराबर क्या लिख देंगे, तो अगर मान लीजिए कि ये एंगल जो है ये थोड़ी देर के लिए मैं इसे अल्फा कॉल कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो फील्ड है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा बना रही है। तो डी फाई बराबर क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो रिंग हमने बनाई है ना, जिसको चीरते हुए ये फील्ड जा रही है, तो उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। क्लियर है ये बात? तो रिंग का एरिया हो गया इतना, और फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है अल्फा, तो यहां लिख देंगे कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, डी फाई बराबर हो जाएगा, तो के की वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आ जाएगा क्यू, फिर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, फिर ऊपर आ जाएगा 2 पाई आर डी आर, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है बात? तो चलिए इसे फर्दर सोचते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करें। तो 2 पाई से पहले तो ये है ना 4 पाई का 2 रह गया। ठीक है, तो यहां पर अपने पास डी फाई बराबर क्या आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है, देखिए क्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर क्या आ जा रहा है हमारे पास, एल भी आ जा रहा है यहाँ पर, और फर्दर आ जा रहा है आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों अपने को टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग इस इंटीग्रेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, वी शुड एज्यूम कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है वो क्या है, लेट अस से टी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से क्या फायदा होगा, देखिए 2r dr है ना, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन 2r dr हो गया, और राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा 2t dt। ठीक है, तो देखिए बच्चों इससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा QL अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन के अंदर देखिए आर डी आर का रिप्लेसमेंट क्या आ गया, टी डी टी आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब टी क्यूब। ठीक है ना, तो ये बन गया क्यू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये कितने के बराबर आ जाएगा, क्यू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t के बराबर। ठीक है, तो अगर t की वैल्यू वापस से पुट कर दें तो हम लोग क्या लिख देंगे, QL अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, और t की वैल्यू क्या लिख देंगे 1 अपॉन, यहां पर आ जाएगा देखिए कितना, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अपने को लिमिट पुट करना होगा, है ना, तो यहां पर मैं लिख दूंगा फाई इज इक्वल टू माइनस QL अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इसमें अपने को क्या लिखना होगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर कहां से कहां वेरी करेगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर की वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेकर के कैपिटल आर, तभी तो ऐसे सारे छोटे छोटे रिंग कवर होंगे, और टोटल अपने को फ्लक्स थ्रू द टोटल बड़ी वाली रिंग मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस QL अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट पुट करने पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर देते हैं, है ना, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन यहां पर क्या आ गया, एल आ गया। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एल अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए यही जवाब तो हमारा पहले भी आया था यूजिंग सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है।
आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।